जय श्री राम। मैं पंडित हर्ष पानीकर आप सबका मेरे भाग्य चक्रवर्ती फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 सितंबर 2025 को लगने वाले चंद्र ग्रहण की। जो चंद्र ग्रहण है इस वर्ष काफ़ी वर्षों बाद में यह योग आया है कि श्राद्ध पक्ष के समय में ये चंद्र ग्रहण पड़ा है। यह फुल ब्लड मून अर्थात खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। पूरे भारत में दृश्य रहेगा, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सी जगहों पे दृश्य होगा। तो इसका देश दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो आज हम बात करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ यह है कि इसका आपकी मानव जाति अर्थात आपके राशि अनुसार और नक्षत्र अनुसार इसका क्या फल होगा वो भी आज हम जानेंगे। और इसका काल जानेंगे कि इसमें कब लगेगा ये ग्रहण, कितने बजे से कितने समय पे ग्रहण लगेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि कितने समय के बाद में इसका मोक्ष होगा और आने वाले 15 दिनों में इसका आपको क्या फल प्राप्त होगा और ग्रहण के समय में क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ बताना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए, जो ग्रहण का जो स्पर्श काल बताया गया है वो रात्रि 9:57 पर बताया गया है। और जो इसका मध्य काल है रात को 11:41 के मध्य है और मोक्ष जो 1:26 पे इसका मोक्ष होगा। और इससे पहले वेद लग जाते हैं ग्रहण के शुरू होने से पहले, तो लगभग 12:57 से वेद लग जाएंगे। इस समय मंदिर के कपाट बंद हो जाते, कोई पूजा पाठ नहीं की जाती, सूतक काल बोला जाता है इसको। तो इसमें अर्थात ग्रहण काल में कुछ भी खाना पीना वर्जित है, क्योंकि इस समय में मान्यता है कि ब्रह्मांड में काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है और काफ़ी सारे कीटाणु व्याप्त होते हैं। और जो भी हम ग्रहण करते हैं तो उसका हमको नेगेटिव फल प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा से प्रकृति की और ज्योतिष की हर गणनाओं का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो चंद्रमा वैसे भी मनसो जातक है और ये जो ग्रहण लगेगा वो वृषभ लगन में कुंभ राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। चंद्रमा राहु के साथ युति करेंगे कुंभ राशि में। और तीसरी चीज़ ये है कि कुंभ राशि जो है वो स्थिर राशि है और ज्ञान की राशि मानी गई, पब्लिक रिलेशंस की राशि मानी गई है और कालपुरुष की कुंडली में लाभ भाव में यह राशि आती है। तो इसका आपके राशि अनुसार यदि बात करूं तो मेष राशि जो है आपके लाभ भाव में यह ग्रहण लग रहा है। तो लाभ भाव में यह ग्रहण लगने से आपके चतुर्थेश होकर के चंद्रमा लाभ भाव में बैठे हुए हैं राहु के साथ में, तो अचानक सबकी लाभ प्राप्ति हो सकती है और परंतु कोई प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ हो सकता है। और साथ में चंद्रमा 4th हाउस का लॉर्ड होकर के 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो इसलिए आपको ये विशेष ख्याल रखना है कि जो भी कागज़ वगैरह के प्रॉपर्टी के वो काफ़ी सावधानी पूर्वक देखें, उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग करें। उसके बाद है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि आपके जो चंद्रमा है वो तृतीय भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में राहु से युति बना रहा, तो कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कोई परिवर्तन हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में। और कम्युनिकेशन का विशेष ध्यान रखिए, बोलचाल में, नॉर्मल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया पे जो भी आप वर्क करते हैं काफ़ी सावधानी पूर्वक करें। ठीक है, आप उसके बाद में अगला जो आता है वो है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के 9वें भाव में ग्रहण लग रहा है। तो मिथुन राशि के 9वें भाव में यह ग्रहण लगने से 9वां भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है और आपके पिता का भी भाव कालपुरुष की कुंडली में देखा जाता है। और पढ़ाधर भाग्य को लेकर के थोड़ा सा संघर्ष आपको बढ़ सकता है, पिता के साथ कुछ मनमुटाव होने की संभावना हो सकती है, आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिए। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि के इसमें अष्टम भाव जो गुप्त भाव माना गया है, आयु का भाव माना गया है और सडनली ट्रांसफॉर्मेशन का भाव माना गया है। तो इसमें जो चंद्रमा है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप सडनली आपके जीवन में कुछ अचानक से परिवर्तन हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है जो ग्रहण रहता है कि इसमें आपकी दशाएं क्या चल रही है और भी गोचर आदि ग्रह क्या बने हुए हैं और आपकी जन्म पत्रिका में क्या गोचर है, उसके अनुसार ग्रहण का फल आपको प्राप्त होता है।
ठीक है, तो किसी भी अचानक परिवर्तन है, किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले पुनर्विचार अवश्य करें कर्क राशि वाले, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लें। सिंह राशि आपके सप्तम भाव में या ग्रहण पड़ रहा है, तो मैरिटल लाइफ का भाव देखा जाता है, पार्टनरशिप का भाव होता है। तो मैरिटल लाइफ को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न वगैरह रहे, क्योंकि ये द्वादश भाव का है, तो यदि कोई कन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे थे तो उसको लेकर के थोड़े सावधान रहे, थोड़ा या तो बात आगे बढ़ सकती है, झगड़े तक ये बात ना ले जाए तो ज़्यादा उचित है। और उस ये जो है और साझेदारी वगैरह के इसमें थोड़ा सा ख्याल अवश्य रखें अपनी मैरिटल लाइफ का, सिंह राशि वाले। उसके बाद कन्या राशि आपके 6th हाउस में ये जो ग्रहण लग रहा है 6th हाउस में लग रहा है, यहाँ पे अपने डेली रूटीन का ख्याल अवश्य रखें। परंतु यह शत्रुहंता योग बना रहा है ग्रहण, चंद्रमा राहु के साथ बैठ करके, राहु 6th भाव में बैठा हुआ है, और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है, बुद्ध की भी दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है, तो काफ़ी प्रबल शत्रुहंता योग बना हुआ है कन्या राशि वालों के लिए। उसके बाद तुला राशि, देखिए तुला राशि जो है वो बैलेंस की राशि मानी गई है। तो तुला राशि वालों के पंचम भाव में जो संतान, ज्ञान और विवेक का भाव है, और पेट का भी भाव माना जाता है, साथ में जो है प्रेम का भी भाव। तो यदि किसी प्रेम संबंध में है तो आपको धोखा मिलने की संभावना मिलती है, किसी भी कन्फ्यूज़न को एकदम से, अर्थात जो भी प्रेम संबंधी जो समस्या है उसको मिल करके सॉल्व करें तो अच्छा बेटर है, सीधे क्लियर बात करें तो ज़्यादा उचित है। और सट्टे व्यापार कर कर उसका ट्रेडिंग का भी भाव माना गया है, तो ट्रेडिंग में पैसा लगाने से पहले पूरा विचार अवश्य करें, किसी भी कंपनी का ही पैसा लगाने से पहले तो ज़्यादा उचित रहेगा। और किसी भी कोई प्रकार का भ्रम होने पर उसको क्लियर अवश्य करें। उसके बाद अगला जो आता है वृश्चिक राशि आती है, तो वृश्चिक राशि में जो है आपके 4th हाउस में यह ग्रहण लग रहा है, तो घर में कोई कलह वगैरह संबंधित चीज़ें हो सकती है कि, तो इसलिए पारिवारिक कलह को टाले तो ज़्यादा उचित है, ठीक है। और अगली जो उसके बाद राशि है वो है धनु राशि। देखिए धनु राशि के 3य भाव में पराक्रम भाव में यह ग्रहण लग रहा है, तो अपने भाई बंधु से आपके संबंध ठीक होते हुए दिख रहे हैं, आपको लोगों का साथ मिलते हुए दिख रहा है, समाज से आपकी सफलता है, समाज अच्छे किससे करें, देखिए कम्युनिकेशन का भी भाव है, संवाद अच्छे से रखें और तो ज़्यादा उचित है। मकर राशि, देखिए मकर राशि में जो ग्रहण लग रहा है वो 2य भाव में लगेगा, मकर राशि में ग्रहण, ठीक है। तो मकर राशि में ग्रहण 2य भाव में लगने से संपत्ति का, कुटुंब का घर है, तो किसी का यदि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है कुटुंब में तो वहाँ पे आप उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल अवश्य रखेंगे, फिजूल खर्ची से बचें यहाँ पे किसी भी रूप से। अगली जो राशि आती है कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि में ग्रहण लग रहा है, कुंभ राशि स्थिरता की राशि मानी गई है, ठीक है। तो आप किसी से झूठा वादा ना करें तो ज़्यादा उचित है, ना किसी वादे को यदि आप करते हैं तो उसको निभाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और खुद को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न ना रखें और उन्हें हेल्थ का ख्याल अवश्य रखें। उसके बाद आता है मीन राशि, अभी 7.5 से ही चल रही कुंभ और मीन, और मेष राशि वैसे भी, तो ऊपर से जो ग्रहण आया हुआ है, तो मीन राशि वाले किसी भी प्रकार के अफवाह से बचें, अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल रखें कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। आप सबसे यही चाहूँगा मैं कि अपनी हेल्थ अच्छी रहे। और उसके बाद अब मैं बात करूँगा नक्षत्र वाइज कि किस नक्षत्र वालों के लिए ये ग्रहण कैसा रहेगा। देखिए जैसे मैं ग्रहों के साथ में नक्षत्रों की बात करूँगा, जैसे सूर्य, अर्थात आप सूर्य के नक्षत्र, अर्थात आप कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, मतलब कि मेष, सिंह और धनु राशि के यदि आप जातक हैं और आप इन नक्षत्रों में पैदा हुआ था, आपके लिए प्रत्यय, तो किसी से शत्रुता मोल न ले, प्रत्यय था किसी शत्रुता हो सकती है तो शत्रुता मोल न ले। ग्रहण समाप्त होने के बाद में आप नमक का दान अवश्य कीजिएगा। उसके बाद चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं, अर्थात आप जो है वृषभ, कन्या या मकर राशि में पैदा हुए हैं और रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए, तो आपके लिए शेम तारा है। शेम तारा में यह नक्षत्र पड़ रहा है आपके लिए, तो शेम तारा में यह नक्षत्र पढ़ने से आपको कोई अच्छी खबर सुनाई मिल सकती है आपके लिए। उसके बाद अगला जो नक्षत्र है वो मंगल का नक्षत्र है, वृक्षिरा, चित्रा, धनिष्ठा, अर्थात आपकी वृषभ
वृषभ राशि के जो कुछ अंतिम चरण में जो मृगशिरा नक्षत्र आता है, और चित्रा अर्थात चित्रा नक्षत्र जो आता है उसमें कुछ पद कन्या में आते हैं और कुछ पद तुला में आते हैं। धनिष्ठा के कुछ पद मकर में आते हैं और कुछ पद कुंभ में आते हैं। तो आपके लिए विपत्तिदायक आ रहा है, विपत्ति तारा में आपका आ रहा है, तो आपके ऊपर विपत्ति आ सकती है। तो उसके लिए थोड़ी सी सावधान रहे, कोई ऐसा कार्य ना करें। ऐसी कोई विपत्ति है उसको समझदारी से निपटाएं। इसके लिए आप ग्रहण समाप्त होने के बाद में गुड़ का दान अवश्य करें। उसके बाद अगली जो तारा है वो है बुध, अर्थात आपकी कर्क राशि और वृश्चिक राशि या मीन राशि में आपके जो है अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र में आपका जन्म, आपके मित्र जोन में यह नक्षत्र पड़ रहा है। तो आपको मित्रों का साथ मिलता हुआ दिख रहा है, आपको कोई मित्र आपको सहयोग अवश्य करेगा। उसके बाद अगला जो नक्षत्र है वो बृहस्पति, गुरु बृहस्पति के नक्षत्र है पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद। पुनर्वसु की कुछ पद मिथुन में, कुछ पद कर्क में, विशाखा के कुछ पद तुला राशि में और कुछ पद वृश्चिक राशि में आते हैं, और पूर्वा भाद्रपद के कुछ पद कुंभ में और कुछ पद अपने मीन राशि में भी आते हैं। तो आपके लिए जन्म तारा है, अर्थात आपके कर्म, आप जैसे कर्म करेंगे उसके अनुसार आपको प्रतिफल मिलता हुआ दिख रहा है। तो इसके बाद में आप ग्रहण समाप्ति के बाद में शाक अर्थात पालक वगैरह ऐसी कोई साग सब्जी का दान अवश्य कीजिएगा। उसके बाद आता है शुक्र का नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, अर्थात मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि इस साधक जोन में आता है। तो आपके कार्य सत्य हुए दिख रहे हैं, अर्थात आपके जो भी कार्य है, जो भी मनोकामना अवश्य पूरी होती हुई दिख रही है। उसके बाद अगला जो नक्षत्र आता है वो शनि के नक्षत्र आते हैं, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, अर्थात आपकी कर्क राशि है और वृश्चिक राशि और मीन राशि है। तो अति मित्र जोन में आपके ये आ रहे हैं जो ग्रहण लग रहा है। तो अति मित्र जोन में लगने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हुई दिख रही है। अचानक से कोई बड़ा लाभ प्राप्त हुआ या आपका ट्रांसफ़र होते हुए भी दिख रहा है। जैसे कर्क राशि में बात करूं, पुष्य नक्षत्र में तो आपका अष्टम भाव में लग रहा है। तो यदि आप साधक है तो आपको आप अपने मंत्र सिद्धि किसी कार्य की सिद्धि प्राप्त हुआ, अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर काफ़ी बड़ा परिवर्तन होते हुए दिख रहा है अति मित्र जोन में। और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है। तो आपके घर परिवार में परिवर्तन होते हुए अवश्य दिख रहा है। उसके बाद में जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद मीन राशि में आता है। तो आपका द्वादश भाव में होने से आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। यहाँ से आप कहीं बाहर ट्रांसफ़र आपका होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है, या बाहर से कोई लाभ प्राप्त हुए आपको वो दिख रहा है। विदेशों से कोई संबंध आपको प्राप्त अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है। उसके बाद जो अगला नक्षत्र राहु का नक्षत्र वो है आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, शतभिगा नक्षत्र, अर्थात मिथुन, तुला और कुंभ राशि ये जो है आपके संपत्ति जोन में आ रहा है। तो आपको संपत्ति प्राप्ति हुई नज़र हो या किसी प्रकार से जो पैसा है वो प्राप्त होते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगला जो नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, अर्थात मेष, सिंह और धनु राशि जिनका उनकी वध तारा में आ रही है। अर्थात वध अर्थात किसी कार्य की समाप्ति या किसी समय से काफ़ी समय से आपके जो है वध तारा अर्थात कोई कार्य चले आ रहा था तो वो या कोई परेशानी से तो वो समाप्त होती हुई दिख रही है। वध तारा आपके इसमें जो नक्षत्र या अंतरदशा महादशा जो भी है वो कैसे चल रही है उसका भी विशेष महत्व रहता है यहाँ पे। तो वध तारा या किसी की मृत्यु होते हुए भी आपके यहाँ पे नज़र आ रही है अचानक से। और ऐसा कहा जाता है कुंभ राशि में जब ग्रहण लगता है शास्त्रों के अनुसार तो पश्चिम देश में पीड़ा होता है, अर्बुद देश वाले पीड़ा पाते हैं और रोगियों की मृत्यु होती है, अर्थात जो रोगी लोग रहते हैं उनकी मृत्यु होती हुई नजर आती है। पंडित लोग पीड़ित होते हैं, पंडित अर्थात जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको कोई पीड़ा उठानी अवश्य पड़ती है। तो अब मैं बात करूँगा इसमें क्या किया जाए ग्रहण काल में। देखिए, यदि आप साधक हैं, किसी प्रकार की साधना करते हैं तो आप वो साधना अवश्य करें। साधना कब करें? देखिए 9:57 से ग्रहण लगेगा तो उससे पूर्व स्नान कर रहे, ठंडे पानी से नहाना, ठंडे पानी से गर्म पानी से नहाना, गर्म पानी से नहाएं। अपने चल्ले दिया वगैरह नहीं जलाना है आपको, ना कोई धूप बत्ती करनी है। बस अपनी माला और जो देखिए माला है और साथ में आपके जो है माला के साथ में आप
अलग से अपना आसन रख ले, गंगा जल ले, 9 बार ओम का उच्चारण करें, अपने ऊपर सिंचन करें, या आपको गायत्री मंत्र आता तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करके आप अपने ऊपर सिंचन कर सकते हैं। या अपवित्रो पवित्र वाह सर्वास्थाम गतो विवाह या स्मृत पुंडरी काक्षम सर्ववाह अभ्यंतर शुचि, इस मंत्र से भी आप अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं गंगा जल छिड़क करके। और हाथ में गंगा जल लेकर के 3 बार ओम का उच्चारण करें या गायत्री मंत्र का अपने आजू बाजू घुमाएं। इस प्रकार से कवच आपके आजू बाजू तैयार हो जाएगा। आचमन प्राणायाम करने के बाद में आप जो माला लीजिए, नमस्कार कीजिए और सिर्फ ध्यान आपके स्थान के वहाँ जो देवी है या आपकी जो कुल देवी है उसके, या आपने कोई ऐसा कोई मंत्र लिया हुआ है आपके गुरु से तो गुरु का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें मनी मन, और साथ में अपने जो स्थान देवी है, कुल देवी है, उनके मंत्र का आप जप कर सकते हैं। बहुत सारे स्तोत्र हैं, जैसी आपकी समस्या है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। जैसे आपको जॉब संबंधित समस्या है तो आप मंत्र जॉब के लिए आप सर्वबाधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुतान्वित मनुष्यवत प्रसादन भविष्य निशय, आप पैसे संबंधी दिक्कत है तो आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, महालक्ष्मी अष्टक का पाठ कर सकते हैं। ये लक्ष्मी के विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं, आप उनका जप कर सकते हैं। और साथ में यदि शत्रु से बाधा है आपको तो आप यदि कोई दीक्षा ली तो बगलामुखी माता के आप जप कर सकते हैं। और यदि आपने कोई ऐसी दीक्षा नहीं ली है तो आप पौराणिक मंत्र हैं, सबसे अच्छा है चंद्रमा का ग्रहण है तो आप स्त्री है तो नमः शिवाय, पुरुष है तो ओम नमः शिवाय का जप करें तो ज़्यादा उचित है। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अवश्य कर सकते हैं, या माता रानी का, दुर्गा जी का ध्यान अवश्य करें। इनका आप ध्यान करके इनके मंत्र है, नवाण मंत्र वो जप कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं वो जप कर सकते हैं। यदि आप दुकानदार हैं तो आप लक्ष्मी मंत्र और जो मोहिनी मंत्र आते हैं उनका आप जप आप कर सकते हैं। खास करके ग्रहण काल में शाबर मंत्र काफ़ी जल्दी सिद्ध होते हुए नज़र आते हैं। अभी आपके पास से कोई शाबर मंत्र है ये तो आप उस जन कल्याण कर दें, या जन कल्याण के लिए या तो कोई गलत रास्ते पे जा रहा है आप उसकी सहायता करना चाहते थे, यह काल आपके लिए काफ़ी उचित है। 4 घंटे आपको मिल रहे हैं, इससे 4 से 5 घंटे आपको मिल रहे हैं तो ये काल काफ़ी अच्छा है। इसके बाद पता नहीं कब आपने को इतना अच्छा समय मिलेगा। इस समय में आप विभिन्न प्रकार के जितने आप डेली रूटीन में जो मंत्र जपते हैं वो सभी मंत्र आप माला पे जप सकते हैं। सिर्फ 108 बार जपने से मंत्र सिद्धि की प्राप्ति होती। ग्रहण काल से अच्छा समय कोई काल नहीं माना गया है शास्त्रों में। अर्थात ग्रहण अर्थात ग्रसना अर्थात ग्रहण करना, तो आप मंत्र जप करें, स्तोत्र आदि का पाठ करें। हो सके तो दुर्गा सप्तशती है, पहले से अलग निकाल कर रहे सुतुत काल से पहले, अब दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हो। और भी बहुत से पारायण हैं उनका आप कर सकते हैं, या अपने मंत्र जो है उनको मंत्र सिद्ध चैतन्य आप कर सकते हैं। तो यदि आप शाबर मंत्र जपते हैं तो ओम नमः सर्वार्थ साधिने स्वाहा इसका जप कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी कार्य सिद्ध करें। और जो मंत्र आप नित्य जपते हैं उनका कर सकते हैं। गुरु मंत्र है, कान में आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है या आपको गुरु स्वरूप कोई मंत्र प्राप्त है उनका आप जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र भी आप जप कर सकते हैं। यदि आप दीक्षित हैं अर्थात दीक्षा लिया अपने गायत्री मंत्र की, वैदिक मंत्र है, तो आप इसका जप अवश्य करें। तो आपको यदि ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आगे आने वाले और भी विभिन्न प्रकार की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। नमस्कार। और ज्योतिष प्रेमियों के साथ में भी इसको शेयर करो, सब लोगों के साथ में इसको शेयर करें। धन्यवाद।